देखो रिकॉर्डिंग के मैसेज पे और स्क्रीन शेयर में। यस मैम। अच्छा ठीक। तो देखो आज हम लोग सेट थ्योरी ये स्टार्ट करेंगे मैथ्स। तो हेडिंग कर दो सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का मतलब क्या है? सेट का मतलब क्या होता है? सेट को हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन। मतलब जैसे तुम लोग के पास सेट ऑफ पेन है, सेट ऑफ ड्रेसेस है, तो मतलब कलेक्शन ही तो वन। तो सेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कलेक्शन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग जिस चीज को कलेक्ट करेंगे वो कैसा हो सकता है वो। देखो यहाँ पर एलिमेंट। कलेक्शन। हाँ एलिमेंट। ठीक है, मतलब सेट में जो भी हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको मैथमेटिकली बोलते हैं एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट या फिर मेंबर। ठीक है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है बिकॉज मैथ्स का टॉपिक है तो हम लोग मैथ्स का ही बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग कलेक्शन का बात करें तो हम लोग ऐसी चीजों को भी कलेक्ट कर सकते हैं जो हम लोग मतलब यहाँ पर सेट थ्योरी में लिख सकते हैं, जो हम लोग देख पाते हैं या फिर जो हम लोग नहीं देख पाते उसका भी सेट बना देंगे। जैसे कि जैसे देख पाते हैं, जैसे मान लो फ्रूट्स का सेट। ठीक है, या फिर कुछ और, जैसे प्लेयर खेल रहे हैं, एक टीम में जितने प्लेयर खेल रहे हैं उनका सेट। ठीक है, अब जो दिखता नहीं है, ठीक है, जैसे हम लोग फील कर सकते हैं, जैसे हीट, लास्ट 7 डेज का हीट, या फिर लास्ट 7 डेज जो इतना बरसात वगैरह हो रहा है अलग अलग जगह पे, यहाँ नहीं हो रहा है लेकिन बाकी जगह पे देख रहे हो ना क्या हालत है। तो फिर उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं? वैसे बरसात तो दिखता है, ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन हीट, ठीक है, वो तो वैसे दिखता नहीं, वो तो हम लोग फील कर पाते हैं ना। वो दिखता थोड़ी है, वो तो हम लोग फील कर पाते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। सब वो हम लोग फील कर पाते, दिखता नहीं है। ठीक है, तो देखो बेसिकली हीट, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब का भी हम लोग कर सकते हैं कलेक्शन। जैसे ऑक्सीजन कितना ज्यादा है कितना कम है ये सब हम लोग मेजर कर सकते हैं ना अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ये। अच्छा, अब देखो मैंने हीट लिख दिया, अब कैन सी, जैसे कि उसमें कुछ भी तुम लोग लिख लो, जैसे टाइप्स ऑफ फ्रूट, अलग अलग टाइप का फ्रूट्स का हम लोग कलेक्शन बना रहे हैं। लेकिन ये तो क्या नॉर्मल बात, बट मैथमेटिकली अगर देखो तो सेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हमें ऐसे चीजों को कलेक्ट करना है जो वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को ही सेट थ्योरी में सेट मतलब हम लोग सेट बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पर तुम लोग को डेफिनेशन दिखाते हैं तो तुम लोग को समझ में आएगा मैंने क्या लिखा है। देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि कहाँ गया, ये रहा। देखो इफ वी कंसीडर ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? मैथ्स में ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग एलिमेंट। ठीक है, वो मतलब लिविंग एलिमेंट भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी, अभी समझ में आएगा बताते। और भी गिवन इन सच ए वे दैट इट इज पॉसिबल टू टेल बियॉन्ड डाउट वेदर ए गिवन ऑब्जेक्ट इज इन कलेक्शन। मतलब जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए हैं, हमारे कलेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो लिविंग वाला हो या नॉन लिविंग, अंडर कंसिडरेशन और नॉट, देन सच ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या लिखा हुआ है देखो, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तो ही हम लोग बोलेंगे वो सेट है। अब ये नया चीज क्या आ गया, वेल डिफाइंड। इसका मतलब क्या है? जैसे वेल डिफाइंड का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो तुम लोग बोल रहे हो जैसे मान लो मैंने बोला कि क्लास में जो इंटेलिजेंट है वो अपना हैंड रेज करो। ठीक है, अब कोई अपने आप को इंटेलिजेंट मानेगा तो करेगा, कोई बोलेगा नहीं भाई हम इंटेलिजेंट नहीं है तो नहीं करेगा। लेकिन क्या मैंने इसको डिफाइन किया है कि कौन, मतलब मैंने क्या कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन बोला है कि ऐसे लोग अपने आप को इंटेलिजेंट बोलो? मैंने कोई डेफिनेशन नहीं दिया। ठीक है, अच्छा चलो अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मैंने एक टेस्ट लिया मान लो, ठीक है, टेस्ट का मार्क्स मैंने रखा 10। ठीक है, और मैंने बोला जिसको 10 आउट ऑफ 10 मिला है हम फिलहाल के लिए उसी को इंटेलिजेंट मानेंगे। ठीक है, तो फिर कौन हैंड रेस करेगा? जिसको 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा वही करेगा। तो दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। मतलब ये डिफाइन किया ना मैंने। अगर हम बोलेंगे जो इंटेलिजेंट है वो हैंड रेस करो, तो वहां डेफिनेशन क्या है? मतलब तुम लोग किस बेसिस पे अपना हैंड रेस करोगे? अगर तुम लोग को लगेगा कि इंटेलिजेंट है तो करोगे, नहीं लगता है कि हम इंटेलिजेंट नहीं है तो नहीं करोगे। जैसे मान लो गुड टीचर। ठीक है, तो अब गुड टीचर का भी देखो, ऐसे तुम लोग को लगेगा कि जो कम डांटता है वो अच्छा है, लग सकता है स्टूडेंट लाइफ में ऐसे लगता है, जो कुछ रोक टोक नहीं करता है, कुछ भी नहीं बोलता है, हम लोग कुछ भी करें
वो अच्छा है, ठीक है। किसी किसी को ऐसा लगेगा कि अच्छा पढ़ाते हैं तो अच्छा है, किसी को लगता है कम पढ़ाते जल्दी छोड़ देते वो अच्छा है, किसी को लगता है ज्यादा पढ़ाते बहुत बोरिंग है, ठीक है। तो ये तुम लोग अपना अपना डेफिनेशन लगा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पे जाना चाहिए चीज, ठीक है। तभी हम लोग उसको एक जगह पे कलेक्ट कर पाएंगे, मतलब एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पे तुम लोग को सारी चीजों को कलेक्ट करके बताना है, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड सेट थ्योरी, ठीक है। वो हम लोग सेट थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो ये वेल डिफाइंड का मतलब समझ में है, वैसे यहाँ डेफिनेशन से हमें कोई लेना देना है नहीं, लेकिन वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि वेल डिफाइंड क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो वेल डिफाइंड क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये मेन पॉइंट है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग, ठीक है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं मेंबर, ठीक है, इसको हम लोग मेंबर भी बोलते हैं, या फिर हम लोग एलिमेंट भी बोल सकते हैं। मतलब जिस चीजों को हम लोग कलेक्ट करेंगे ना, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, या मेंबर हो सकता है। और ये जो ऑब्जेक्ट, मेंबर या एलिमेंट है, ये हम लोग का लिविंग भी हो सकता है या फिर नॉन लिविंग भी हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग का लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सेट ऑफ वावल्स, ठीक है, तो तुम लोग बताओ क्या क्या होता है। ए ई आई ओ यू, ये होता है सेट ऑफ वावल्स, तो वो लिविंग हुआ कि नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, उसमें थोड़ी ना कोई जान है, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, सेट ऑफ वावल्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको ये, अब इसको लिखा कैसे जाता है, तो सेट थ्योरी में लिखने का अलग अलग प्रोसेस है। अगर हम लोग सेट ऑफ वावल्स को लिखना चाहेंगे तो उसको कैसे डिनोट करना पड़ेगा, जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देते हैं, सपोज एक्स इक्वल ए ई आई ओ यू, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यूज मैंने क्या किया है, देखो, एक तो मैंने ये ब्रैकेट यूज किया, ठीक है, हम इसको सेकेंड ब्रैकेट बोलते हैं, तुम लोग क्या बोलते हो वही बोल लेना, ठीक है। ब्रैकेट क्या क्या होता है, कि ये वाला होता है, हम लोग इसको फर्स्ट ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड ब्रैकेट, तुम लोग भी ऐसे ही बोलते हो, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका कुछ अगर नाम वाम हुआ तो, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके का, लेकिन सेट थ्योरी में हमें क्या यूज करना है, ऑलवेज ये वाला, ये सब नहीं चलेगा, ये सब हमें यूज नहीं करना है, ये वाला करना है, ठीक है। अच्छा, और ये जो सेट को डिनोट किया ना, ये एक्स इक्वल का मतलब हो गया, इसमें असाइन करवाया ना, मतलब इसको एक नाम दे दिया, ये हमेशा कौन से लेटर से होना चाहिए, कैपिटल लेटर से ही होना चाहिए, ये स्मॉल लेटर में नहीं जाएगा। और अंदर जो भी लिखोगे अगर वो लेटर ओरिएंटेड है, मतलब जरूरी तो नहीं कि लेटर ही होगा, अभी मैंने वावल्स बोला तो लेटर है, ठीक है। अगर मैंने कुछ और बोला होता, जैसे हम बोल दिए कि 1 से 5 तक नंबर का कलेक्शन बताओ, तब क्या उसमें लेटर आएगा, नहीं आएगा। तो अगर अंदर लेटर जा रहा है तो वो हमारा क्या होना चाहिए, स्मॉल। डिनोट ऑलवेज बाय कैपिटल लेटर, और अंदर जो भी लिखोगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हमेशा स्मॉल लेटर लेना है, अगर लेटर ओरिएंटेड कुछ हम लोग सेट का कलेक्शन बना रहे हैं तो, ठीक है। अच्छा, अब कितने तरीके से सेट थ्योरी को डिफाइन, मतलब डिफाइन नहीं, सॉरी, कितने तरीके से उसको लिख सकते हैं वो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहले लिखो फॉर्म ऑफ सेट, फॉर्म ऑफ सेट, जिसमें से मैंने तुम लोग को एक फॉर्म बताया, ठीक है। कौन सा, ये वाला, देखो ये एक फॉर्म बताया ना कि कैसे लिखना है, कि डिनोट कैपिटल लेटर से करना है, और अगर अंदर हम लोग लेटर ओरिएंटेड सेट का कलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें हम लोग का सारा लेटर्स स्मॉल लेटर में जाना चाहिए, और यहाँ पर एक ये वाला सेकेंड ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ सेट में यहाँ पर 3 तरीके का फॉर्म होता है, ठीक है। फर्स्ट लिखो रोस्टर और ब्रेसेस फॉर्म, ROSTER, मैम सेट बी, बिल्डर। हाँ सेट बिल्डर, वो हाँ थर्ड नंबर पे वो भी लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर पे लिखो डिस्क्राइब्ड फॉर्म, और थर्ड नंबर पे जो बोल रहे थे अभी सेट बिल्डर, वो वाला लिखेंगे, सेट बिल्डर। इसके अलावा होता है, इसका और एक नाम होता है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक फॉर्म भी इसको बोलते हैं। अच्छा, और एक और दो नाम होता है इसका, इसको रूल मेथड भी बोलते हैं, रूल मेथड,
और एक नाम भी है प्रॉपर्टी मेथड। ये जो लास्ट वाला मेथड है ना, इसका इतना सारा नाम होता है। तो देखो मैंने लिखा है रोस्टर और ब्रेसेस फॉर्म, फिर लिखा है मैंने डिस्क्राइब फॉर्म, फिर लिखा है मैंने सेट बिल्डर। जो सेट बिल्डर है वही एल्जेब्रिक है, वही रूल मेथड है, वही प्रॉपर्टी मेथड है, सारे मैंने ऑब्लिक दे दे के लिख दिए। अच्छा, रोस्टर फॉर्म और ब्रेसेस फॉर्म कौन सा वाला है बोलो तो? ये जो लिखा है, ये जो ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट को ही यहाँ पर ब्रेसेस बोला जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे मान लो सेट ऑफ वावल्स, ठीक है? सेट ऑफ वावल्स का एग्जाम्पल से हम ये तीनों चीजों को बता देते हैं। अगर मुझे ब्रेसेस फॉर्म में सेट ऑफ वावल्स लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे AEIO, ठीक है? ऐसे लिख सकते। अगर मुझे डिस्क्राइब फॉर्म बोला है तो हम ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू सेट ऑफ वावल्स इन अल्फाबेट, इन अल्फाबेट सीरीज, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब मुझे देखो डिस्क्राइब फॉर्म का मतलब क्या है, मुझे डिस्क्राइब करके लिखना है बस, ठीक है? मतलब तुम लोगों को जो चीज दिया गया है उसको तुम लोगों को डिस्क्राइब करके लिखना है। लेकिन x इक्वल ऐसा मतलब कुछ x लिखना क्या कंपलसरी है? नहीं, x के जगह कुछ लिखो, a लिख लो, कैपिटल B लिख लो, जो भी लिखना है कैपिटल में लिख सकते हो, कुछ भी लिखा जा सकता है, नाम कुछ भी दिया जा सकता है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? वो ऐसा होगा x इक्वल x such that x is a x vowels. इज, हाँ, x इज सेट ऑफ, ऐसे लिखना है, ठीक है? हमें एक सेकंड ब्रैकेट डालना है और उसमें लिखना है x, फिर ये कोलन, इसको बोलते हैं सच दैट, ठीक है? ये साइन का नाम लिख लो, सच दैट बोलते हैं, ठीक है? x ऐसा होना चाहिए कि x जो है वो सेट ऑफ वावल्स बनाए, ठीक है? x एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट ऑफ वावल्स बनाए। हम यहाँ पर इस x के जगह दूसरा कुछ लिख देते हैं क्योंकि दो x देखने में ठीक नहीं लग रहा है, हम इसको a लिख देते हैं, ठीक है? दो बार x, ठीक है? वो कैपिटल है लिख सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है इसको a लिख दे तो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ये x हो गया, मतलब x क्या क्या होगा बोलो तो यहाँ पर AEIO, बस ये ही होगा, ठीक है? अच्छा, इसको और एक तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये सच दैट का साइन ना और एक तरीके से दिया जा सकता है। ऐसे एक्स लिख के ये कुछ मतलब ऐसे स्लैश टाइप देते हैं, उसको भी सच दैट बोलते हैं। ऐसे एक लाइन लगाओ, ये सच दैट का जो दो लाइन है उस, ये दो पॉइंट है, उसके जगह ऐसे लिखा जा सकता है एक्स इज सेट ऑफ वावल्स, ऐसे भी लिख सकते हो, सेम बात है, ठीक है? अब अलग अलग से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कभी क्वेश्चन में ऐसा साइन दे देगा, कभी ऐसा दे देगा, फिर हमें सारा चीज पता होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ठीक है, तो देखो तीन फॉर्म हमें समझ में आया, ठीक है? तीन फॉर्म हो गए। अच्छा, अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे कि कितने तरीके का सेट होता है। तो मैक्सिमम ना हमें यही यूज करना है, मैक्सिमम हम लोग नॉर्मली यही यूज करेंगे तो हमारा हो जाएगा काम। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स था वो दिखा रहे थे। अच्छा, ये जो दिया हुआ है तुम लोग मुझे बताओ तो ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? ये जो भी लिखा हुआ है, जैसे एक सेट है जिसमें AI, हाँ बोलो, पहला वाला रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? वावल्स का सेट। ये क्या है बोलो तो? सेट ऑफ Even इवन numbers. नंबर्स, 2 4 Even 8 numbers इस, up to हाँ, 10. इवन नंबर्स। और ये क्या दिया हुआ है? इसको क्या बोलेंगे? क्या लगता है अगर इसको डिस्क्राइब करने बोले तो कैसे डिस्क्राइब करो? क्या लगता है क्या बोलना चाहिए? PQR है, PRQ है, बेसिकली PRQ को अलग अलग तरीके से लिखा गया है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? Arrangement of set of arrangement of PQR. सेट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ PQR, हाँ बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, सेट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स PQR बोल सकते हैं, ठीक है? अरेंजमेंट है ना, PQR को कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं? 1 3 5 7 9, इसको क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ Roster. ऑड नंबर्स। अच्छा, लेकिन 9, हाँ सारे ऑड नंबर्स हैं, और डिजिट, ठीक है चलो। अच्छा, E 1 2 लिखा हुआ है, वो देखो नहीं पता चलेगा क्योंकि वो उन्होंने कुछ इक्वेशन बना रखा है, उसका आंसर कर रखा है, वो हमें कैसे पता जब तक
ये देखो, ये जो है ये बताना तो डिफिकल्ट है ना। मुझे अगर बता दे कि सेट ऑफ रूट्स, रूट्स का मतलब होता है इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर इक्वेशन का पावर 2 है तो उसका दो सोल्यूशन होता है। दो सोल्यूशन का मतलब एक्स का दो वैल्यू निकल के आएगा। जैसे कभी तुम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करते हो तो एक्स इक्वल टू एक वैल्यू एंड एक्स इक्वल टू और एक वैल्यू निकल के आता है। अगर एक्स का पावर 2 है तो दो वैल्यू निकल के आता है। ये वैसे इजी नहीं है, हम लोग ऐसे ही कैसे बता दें, ये सबको तो फिर भी बता सकते हैं। तो ठीक है, नेचुरल नंबर अप टू 2, हाँ बोल सकते हैं, वैसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कुछ डिस्क्राइब फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्स, इसको क्या रीड करोगे? सच दैट एक्स इक्वल क्या है? 2m एंड m बीइंग एन इंटीजर, इंटीजर का मतलब है जिसमें पॉइंट वाला नंबर नहीं होगा, ठीक है। लाइंग इन द इंटरवल 0 लेस देन m लेस देन 6। तो m का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है? m का वैल्यू 6 1 से 2 कम 3 है। 4 5 हाँ, मतलब m का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2m, हमें 2m निकालना है। x का वैल्यू मुझे क्या निकालना है? x इक्वल टू मुझे क्या करना है? 2m। तो x का मतलब मेरा जो b का वैल्यू अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखे तो यहाँ मुझे क्या क्या डेटा लिखना चाहिए? 2 4 6 8 10 2 4 6 10, ठीक है, ये समझ में आया। देखो क्या बोला था, x ऐसा होना चाहिए कि x इक्वल टू 2m होना चाहिए, ठीक है भाई। 2 इंटू m करना है। अब m क्या है बता दिया है। m क्या है? m का वैल्यू क्या है? m का वैल्यू 0 से कम होना चाहिए और 6 से ज्यादा होना चाहिए। तो सॉरी, 0 से ज्यादा होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। तो 0 से ज्यादा 1 2 3 4 और 5 तक ही जाएगा क्योंकि 6 से कम होना चाहिए। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर बोला है 2x माइनस 1 ऐसा होना चाहिए। सच दैट का मतलब तो ऐसा होना चाहिए कि 0 लेस देन x लेस देन 5 और x जो है वो मेरा इंटीजर होना चाहिए। तो उसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो d का वैल्यू क्या क्या लिख सकते हो, बता सकते हो? x का वैल्यू बोला है x लेस 1 देन 5, 1 1 3 3, 1 और के 3, बाद अच्छा 5 5 7 7, इतना ही 2 होगा। अच्छा ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो मुझे आंसर मिला है 1357। अब देखो x का वैल्यू क्या होगा? 5 से कम और 0 से ज्यादा। इसका मतलब ये हो गया, मतलब x का वैल्यू क्या क्या होगा? 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन मुझे ये थोड़ी ना लिखना है, मुझे क्या लिखना है? 2x माइनस 1। तो 2 इंटू 1, एक्स का वैल्यू एक बार 1 है, एक बार 2 है, एक बार 3 है, एक बार 4 है। तो 2x मतलब 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। 2 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3। और 2 इंटू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5। और 2 इंटू 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7। सही आंसर था 1357, सही बात। आंसर ये लिखेंगे, समझ में? जैसा हमें बोलेगा वैसा हमें करके देना, ठीक है। अच्छा चलो, ठीक है चलो, अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते हैं। यहाँ पर हेडिंग करो टाइप्स ऑफ सेट। पहले पढ़ाते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है जो सेट में एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देने से समझ जाओगे। अभी अभी मैंने एग्जांपल जो लिया तुम लोग के पास, सेट ऑफ वॉवल्स, बोलो वो काउंटेबल है कि नहीं है? कितने वॉवल्स होते हैं? 5, ठीक है, तो वो काउंटेबल है। लेकिन मैंने बोल दिया कि एक सेट बनाओ, स्टार्स इन द स्काई। क्या तुम लोग काउंट कर सकते हो कि आसमान में कितने सारे तारे हैं? क्या उसका तुम लोग सेट बना सकते हो? नहीं। तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। या फिर अगर हम लोग मैथमेटिकली चले तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स पता है क्या होता है? नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है 1 से लेके स्टार्ट करके 1 2 3 4। अब हम लोग 100 तक सीखते हैं बचपन में, उसके बाद 101। लेकिन
इसका कोई अंत नहीं है, जितना बनाना चाहो बना सकते हो, इसीलिए नेचुरल नंबर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन और डॉट 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 डॉट, ठीक है, वो चलता जाएगा। तो वो भी क्या हो जाएगा, अगर मुझे नेचुरल नंबर का सेट बनाने बोलेगा, हम थोड़ी बोलेंगे कि 100 में जाके खत्म होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, हाँ वो भी बोल सकते हो, सेट ऑफ इंटीजर्स भी होगा, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स का भी तो कोई वैसा लिमिटेशन है नहीं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ वहां खत्म होगा, वो भी चलेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग जब ऐसे लिख रहे हैं ना, जैसे मान लो मैंने लिखा AEIOU, ठीक है, इसमें हम लोग और एक चीज बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि ये जो दिख रहा है ना ए, ये एक ऐसा साइन दिया जाता है ए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है, ये साइन का नाम है बिलोंग्स टू। मतलब ये जो ए एलिमेंट या मेंबर या ऑब्जेक्ट है, अभी मैंने बोला अंदर जो भी लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट, मेंबर या ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। तो ये जो ए है, ये इस कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मतलब ये ए सेट का मेंबर है। अगर हम यहाँ पर जैसे बोलते हैं, मान लो जी, क्या जी बिलोंग्स टू ए है, मुझे ये बताओ, नहीं है, तो उसको ऐसे काट देते हैं लिख के, दैट इज कॉल्ड नॉट बिलोंग्स, नॉट बिलोंग्स टू, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। तो ये सब साइन आएगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो पता होना चाहिए। अगर ऐसे दिया हुआ है तो बिलोंग्स टू, अगर दे के काट दिया है तो उसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। तो क्योंकि इसमें जी नहीं है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया जी, तुम लोग AEIOU के अलावा कुछ भी यहाँ पर दिखाओगे वो नॉट बिलोंग्स टू ही आएगा, ठीक है, कोई भी डेटा ले लो। अच्छा, अब फाइनाइट इनफाइनाइट समझ में आ गया, ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, और ऐसा सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पढ़ेंगे सबसेट और सुपरसेट। सबसेट और सुपरसेट, ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो एक सेट है P जिसके अंदर एलिमेंट है A, B, ठीक है, एक सेट है Q, ये मैंने कैपिटल P लिखा है, ठीक है, मतलब मैम जितना कैपिटल पी P, में है उतना भी क्यू में भी है। हाँ, तो वो सबसेट। अब हम इसको ना ड्रॉ करके बताएंगे ताकि तुम लोग को ड्रॉ भी समझ में आ जाए। तो सेट में ड्रॉ का रूल्स क्या है, ये देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ड्रॉ का जो रूल्स है वो सिंपल है। अगर मुझे किसी सेट को ड्रॉ करना है तो मुझे सर्कल से ड्रॉ कर, ठीक है, कोई भी सेट को मुझे कैसे बताना है, सर्कल से। और अगर मुझे कोई यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करना है, बताते हैं क्या होता है। यूनिवर्सल सेट मुझे ड्रॉ करना है तो मुझे ऐसे रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप का जो है ड्रॉ लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट का सिर्फ देख लो कि कैसे ड्रॉ का मतलब जो हमें क्या यूज करना है, बाकी यूनिवर्सल सेट जब आएगा हम बताते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर P और Q, ये दो सेट को हम लोग फिर कैसे डिनोट करेंगे, सर्कल के थ्रू से डिनोट करेंगे। अब ये सर्कल मतलब ये मैथ्स का यूनिवर्स है, ठीक है, तो पूरे यूनिवर्स के अंदर दो सेट है, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट ये हो गया, इसके अंदर दो सेट मुझे डालना है। यूनिवर्स का मतलब मुझे जो डेटा दिया हुआ है अभी मैथमेटिकली वही मेरा यूनिवर्स है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर दो जो है सेट है, एक है P, एक है Q। अच्छा देखो, P में क्या क्या एलिमेंट है, ए बी, और Q में क्या क्या एलिमेंट है, ए बी सी। तो एक चीज देखो, अगर हम यहाँ पर A, B लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इसको सर्कल करेंगे तो कौन सा सेट बनेगा, P। अच्छा, और अगर हम ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर, बाहर मैंने सी भी लिख दिया, मतलब यूनिवर्स के अंदर ही ये एलिमेंट रहेगा। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग अर्थ के अंदर है ना, ठीक है, वैसे ही ये यूनिवर्स के अंदर होगा। तो यहाँ पर अगर मैंने ए बी और यहाँ कॉमा सी कर दिया, अब बोलो क्यू देखने में कैसे होगा, एक बड़ा सा सर्कल बाहर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्यू हो गया। ये देखो, ये बड़ा सा सर्कल बना दिया, तो उसमें क्या क्या आ गया, ये ब्लू वाले सर्कल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ए बी सी एलिमेंट बताओ। और ये जो येलो वाला सर्कल है इसमें क्या प्रेजेंट है, A, B। तो ये येलो वाला सर्कल मुझे क्या बता रहा है कि ये P है, ये P है, ठीक है। हम इसको दूसरे कलर से लिखते हैं सेट को, ये P है और ये बाहर वाला क्या है, Q है, ठीक है। अच्छा, अब सबसेट और सुपरसेट क्या होता है वो पढ़ते हैं। देखो, सबसेट और सुपरसेट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर P का हर एक एलिमेंट Q के अंदर है कि नहीं, मुझे ये बोलो, P का हर एक एलिमेंट Q के अंदर है। तो P का अगर हर एक एलिमेंट Q के अंदर है तो हम लोग
तुम लोग ही बताओ किसको सबसेट बोलना चाहिए, किसको सुपरसेट बोलना चाहिए। सुपर यानी बड़ा होगा, तो क्यू क्या हो जाएगा, सुपरसेट, और पी क्या हो जाएगा, सबसेट। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यहाँ पर ये जो है एग्जाम्पल, तुम लोग ऐसे सोच सकते हो जैसे कि माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो फिर क्या होता है, माँ उसको कंटेन करती है ना, तो माँ का फीचर्स उसके अंदर आता है कि नहीं आता, आता है। सेम तरीके से देखो यहाँ पर क्यू जो है वो सुपर सेट है, वो बड़ा है, जैसे माँ बड़ा, ठीक है, माँ बड़ी है, बच्चा उससे छोटा है, तो देखो ये देखो क्यू के अंदर पी कंटेन कर रहा है, क्यू के अंदर जो भी फीचर्स है उसमें से कुछ ना, उसमें से मतलब क्यू का फीचर्स का जो है पूरा हिस्सा पी के अंदर है, अगर कुछ नहीं है तो चलेगा, लेकिन देखो ए बी जो है वो इसी में से तो आया। ठीक है, जैसे हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स का फीचर्स होता है वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर वही हो गया, तो सुपर कौन हुआ, जिसके पास ज्यादा है ए बी सी, और जो सबसेट है वो कौन हो गया, पी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो डेफिनेशन सेट थ्योरी में बोला हुआ है वो लिखो, डेफिनेशन मैम नहीं तो है जस्ट बोला क्या समझे। जाएगा, क्यू इज ए सबसेट ऑफ पी। क्यू इज अ सबसेट ऑफ पी नहीं, पी इज अ सबसेट ऑफ क्यू। हाँ वही तो, हाँ पी इज ए सबसेट। हाँ, पी इज अ सबसेट, every element of P is also element of Q. Then P is subset of Q and oppositely हम लोग बोलेंगे Q is superset. ये ज्यादा पावरफुल है, सुपरसेट ऑफ P। तो सबसेट कब होगा, सबसेट तब होगा जब एवरी एलिमेंट, कोई भी एक सेट का जब सारा एलिमेंट कोई दूसरा सेट जो है मतलब किसी दूसरे सेट में कंटेन हो रहा है, पी का सारा एलिमेंट क्यू में कंटेन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए पी क्यू का हिस्सा है, तभी तो उसको सबसेट बोलेंगे। ठीक है, तो पी क्यू का क्या हो गया, हिस्सा हो गया, तो पी इज अ सबसेट ऑफ क्यू, और क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, सुपरसेट ऑफ पी। बोलो ये समझ में आ गया, सबसेट और सुपरसेट का रिलेशन। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं वो भी देखो, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, पी, और ये साइन यूज होता है ऐसा वाला। ठीक है, ये कुछ यू शेप जैसा होता है कुछ इस तरीके से, पी इज अ सबसेट ऑफ, ये जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट वाला। ठीक है, सबसेट। अच्छा, अब एक एग्जांपल दे रहे, तुम लोग बताओ कि कौन किसका सबसेट है भी कि नहीं। जैसे पी में मान लो ए बी है, दूसरा एग्जांपल, ये तुम लोग को बताना है, अगर पहला वाला बात समझ में आया तो। क्यू में है बी सी डी, ठीक है, तो मुझे बोलो यहाँ पर क्या सबसेट सुपरसेट का रिलेशन है, नहीं है, क्या नहीं है। नहीं है, मुझे एक आंसर मिला है नहीं है, बाकी लोग नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है बोलो। क्योंकि मैम बी तो है पर ए नहीं है। हाँ, बी तो है पर ए नहीं है, या फिर एवरी एलिमेंट नहीं है, अभी अभी तो मैंने लिखवाया सबसेट। पहला बात है देखो, जिसके पास ज्यादा डेटा है वो कभी सबसेट नहीं होगा, वो क्या होगा, अगर होना भी है तो ये सुपरसेट होगा, और ये क्या होगा, सबसेट। मुझे एक चीज बोलो, ये समझ में आया कि नहीं, जिसके पास ज्यादा एलिमेंट है वही ना यस मैम। सुपर होगा, और ये सबसेट होगा। अब सबसेट तब होगा ना जब इसका ऑल एलिमेंट्स जो है, मतलब इसमें जितने एलिमेंट्स है इसका सारा एलिमेंट्स इसमें कंटेन होगा, तो इसमें ए बी है लेकिन क्यू के अंदर क्या है, बी तो है, ए है नहीं है, तो फिर कैसे नहीं होगा। तो यहां पर लिखो कि P इज नॉट सबसेट ऑफ Q एज A is not in Q। इसका रीजन ये था कि A एलिमेंट Q में नहीं था, अगर A एलिमेंट भी Q में होता तो क्या हो जाता, सबसेट सुपरसेट वाला रिलेशन, हाँ होता, तब आराम से हाँ। हो। अच्छा, एक एक चीज ध्यान से याद रखो, क्योंकि इसके बाद अलग अलग पॉइंट आता जाएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सबसेट सुपरसेट का मतलब सिंपल है कि जो छोटा वाला सेट है उसका सारा एलिमेंट बड़े वाले सेट में होना चाहिए। बड़ा छोटा कैसे समझोगे, इसमें कम एलिमेंट रहेगा, इसमें ज्यादा एलिमेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो प्रॉपर सबसेट ये क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, सबसेट तो पढ़ा लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल से समझाते। पी के अंदर एलिमेंट है ए कॉमा बी, क्यू के अंदर एलिमेंट है ए बी सी, तो
पहले मुझे बताओ कौन किसका यहाँ सबसेट सुपरसेट बन रहा है कि नहीं, प्रॉपर अभी हम समझाए नहीं है, तुम लोग पहले इससे बताओ कि ये सबसेट सुपरसेट वाला रिलेशन है, कौन किसका सबसेट है, पी सबसेट है क्यू का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पी इज सबसेट ऑफ क्यू एंड क्यू इज सुपरसेट ऑफ पी। ये हम लोगों ने पहले भी देखा सेम एग्जाम्पल में, ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे ऐड करो P इज ऑल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ Q एंड Q इज सबसेट ऑफ सुपरसेट ऑफ P, सुपरसेट ऑफ P। मतलब P तो सबसेट है Q का और Q सुपरसेट है P का, ये तो हम लोगों ने पहले ही समझ लिया। अब मैंने तुम लोग को यहाँ पर लिखवा दिया कि ये इसका प्रॉपर सबसेट भी है, लेकिन अभी तक बताया नहीं कि प्रॉपर सबसेट क्यों है, तो हम अभी बता रहे, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि सुपरसेट के अंदर, ठीक है, अच्छे से सुन लो, सुपरसेट के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो P के अंदर नहीं होगा, मतलब उसके सबसेट में नहीं होगा। अब सबसेट का नाम पी हो या जो भी हो, ठीक है। प्रॉपर सबसेट तब होता है कि अगर क्यू जो है, मतलब जो सुपरसेट है, उसके पास कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए जो कि पी के अंदर नहीं है, यानी कि उसके सबसेट के अंदर नहीं है। ऐसा एलिमेंट कौन है जिसको मैंने कवर किया है, सी, ठीक है। अगर यहाँ डी भी होता तो भी इन दोनों में रिलेशन क्या होता, सबसेट सुपरसेट एंड ऑल्सो प्रॉपर सबसेट का, क्योंकि एटलीस्ट एक एलिमेंट, तो एक से ज्यादा भी हुआ तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब समझ में आया। अब हम लिखवा देते हैं ताकि तुम लोग को याद रहे, ठीक है। लिखो इन सुपरसेट देयर शुड बी एट लीस्ट, ये मेन पॉइंट है याद रखने वाला, एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट, इसको याद रखो, एट लीस्ट वन element which is not in the subset। अब एक बार खुद से तुम लोग पढ़ के देखो कि मैंने जो बोला, जो लिखा हुआ है, क्या तुम लोग कभी भी ये लिखा हुआ पढ़ के समझ जाओगे इस एग्जाम्पल के साथ कि क्या बोलने चाहा है। अभी तो मैंने बोल दिया तो याद है, अभी पढ़ के देख लो, लैंग्वेज ठीक है। बोला है कि इन सुपरसेट देयर शुड बी एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट इन द सबसेट। समझ में आया जो मैंने बात बोला, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो P एक सेट है जिसमें A कॉमा B एलिमेंट है और Q एक सेट है जिसमें A कॉमा B एलिमेंट है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सबसेट सुपरसेट प्रॉपर सबसेट। मुझे एक चीज बताओ, क्या इन दोनों में सबसेट वाला रिलेशन है, सबसेट सुपरसेट वाला है कि नहीं, पहले ये बताओ, और उसके बाद ये बताओ कि प्रॉपर सबसेट का रिलेशन है कि मैम प्रॉपर सबसेट। सबसेट तो नहीं है। हाँ, लेकिन सबसेट का है, वो सबसेट भी का है। हाँ। कौन किसका सबसेट है, दोनों दोनों का सबसेट है। P का हाँ सारा एलिमेंट Q के अंदर है, Q का सारा एलिमेंट P के अंदर है। मतलब एक बार हम लोग ऐसे बोलेंगे P इज अ सबसेट ऑफ Q एंड Q इज द सुपरसेट, और ऑपोजिटली ये भी बोलेंगे Q इज अ सबसेट ऑफ P एंड P इज द सुपरसेट ऑफ Q। बट प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बोलो तो। एक एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, हाँ, मतलब जो क्यू के एक्स्ट्रा, अंदर, हाँ, क्यू क्योंकि या फिर देखो, पी। हाँ, अगर हम P को सबसेट लेते हैं और Q को सुपरसेट लेते हैं, ठीक है। अब रूल्स क्या है, सुपरसेट में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो P में नहीं है, लेकिन ऐसा कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऑपोजिटली हम इसको क्या बोलेंगे, सुपरसेट, इसको क्या बोलेंगे, सबसेट, ठीक है। तो फिर भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा क्योंकि सुपरसेट के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो उसके सबसेट के अंदर, मतलब सबसेट के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि सुपरसेट के अंदर, मतलब एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सुपरसेट के अंदर इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन ये दोनों दोनों के सबसेट क्यों हुए, क्योंकि तुम लोग सबसेट का डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखवाया था, एवरी एलिमेंट ऑफ पी, वो तो पी यहाँ लिखा था। मतलब किसी भी सेट का सारा एलिमेंट अगर दूसरे सेट में कंटेन हो रहा है, क्या पी का सारा एलिमेंट क्यू में कंटेन हो रहा है, हो रहा है। क्यू का सारा एलिमेंट पी में कंटेन हो रहा है, हो रहा है। तो दोनों दोनों का क्या है, सबसेट, दोनों दोनों का क्या है, सुपरसेट। बट एक भी एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट नहीं बन। बस ये चीज को लिख लो ताकि जब भी एग्जांपल देखोगे समझ में आ जाए। सेट P कंटेन्स ऑल
एलिमेंट ऑफ सेट Q, तो हम लोग बोलेंगे Q इज सबसेट ऑफ P, यानी कि डिनोट ऐसे कर सकते Q इज अ सबसेट ऑफ P। अच्छा, अब यहाँ पर सेट Q कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ सेट P, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं P इज सबसेट ऑफ Q, तो हम लोग बोल सकते हैं P इज सबसेट ऑफ Q। और इसके साथ ही ऐड कर दो ना, एंड P, Q इज सबसेट ऑफ P, उसमें ऐड कर दो P इज सुपरसेट ऑफ Q, जिसमें जो जाएगा तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो। देखो, P इज अ सबसेट ऑफ Q, देन Q इज सुपरसेट ऑफ P, ऑपोजिट वाला अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। हम यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं लिख पा रहे, जो मैंने बोला है ना हम वही वाला तुम लोग को लिखने के लिए बोल रहे हैं, ताकि तुम लोग को याद रहे। तुम लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, फिर चेक करके देख लो कि सही लिखा है। अभी समझा है, उसी को लिखना है। लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, उसको भी लिखवा देते हैं ताकि ये एक एग्जांपल से तुम लोग को याद रहे सारा चीज। ठीक है, अब लिखो कि प्रॉपर सबसेट नहीं है, बट नॉट प्रॉपर सबसेट, कोई प्रॉपर सबसेट वाला रिलेशन नहीं बना। क्यों? क्योंकि नो सुपरसेट, दोनों ही एक एक बार सुपरसेट बनाए, लेकिन किसी भी सुपरसेट में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। नो सुपरसेट रिलेशन ऐसे लिखते हैं, नो सुपरसेट कंटेन at least one extra element which is not contained in subset। ठीक है, कोई डेफिनेशन नहीं है, मैंने नॉर्मल अपने हिसाब से लिखा है, तुम लोग और भी अच्छे इंग्लिश से लिख सकते हो। ठीक है, मैंने लिखा है नो सुपरसेट, कोई भी सुपरसेट, ना तो P ना तो Q कंटेन कर रहा है एटलीस्ट एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट जो कि उसके सबसेट में कंटेन नहीं कर रहा, विच इज नॉट कंटेन इन सबसेट। ठीक है, मेरा इंग्लिश ठीक लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, मतलब ये सब मैथ्स वैस लिखवाने के चक्कर में मुझे नहीं समझ में आता है कैसे लिखवाए ताकि तुम लोग को याद रहे, तो तुम लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, क्या रिलेशन बनेगा 1,2 और 1,2,3। ठीक है, मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या रिलेशन है और कौन किसका क्या है, बोलो रिलेशन। ए बी का सबसेट है और ए प्रॉपर सबसेट भी है। ठीक है, तो इसका आंसर हाँ बोलो, और बोलो। ए बी का प्रॉपर सबसेट है, और सही है, बोलो। बी सुपरसेट है। बी सुपर सेट है। ठीक है, सारा चीज बोलो। ए जो है वो सबसेट है, बी का प्रॉपर सबसेट भी है, और बी जो है वो सुपर सेट भी है। ठीक है, तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए। याद रहेगा, सबसेट सुपरसेट प्रॉपर सबसेट। ठीक है, याद रहेगा। अब तक हम लोग यही कर रहे थे, और जो फाइनाइट और इनफाइनाइट है वो तो आसान है, उसमें याद रखना उतना मुश्किल नहीं है। जो उसमें अगर मेरा लिमिटेड डेटा दिया हुआ है तो काउंटेबल है तो लिखोगे फाइनाइट, और अगर काउंटेबल नहीं है तो उसे इनफाइनाइट लिखा जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखो डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट का मतलब है जिसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ भी जोड़ने मैम के जो लिए कुछ, कॉमन एलिमेंट नहीं है। हाँ, जिसमें कॉमन एलिमेंट नहीं, मतलब बेसिकली इसको अगर नॉर्मल हम लोग समझना चाहे, अगर दो लोगों में फ्रेंडशिप तभी हो सकता है ना अगर कुछ तो कॉमन थिंग मिल रहा होगा। एकदम अगर किसी के साथ किसी का मतलब जो थिंकिंग है वो मैच नहीं होता है, क्या उनमें कभी फ्रेंडशिप हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, बोलता है ना पटता नहीं है एक दूसरे में। ठीक है, तो वैसे भाई बहन में भी होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मतलब बिल्कुल अलग अलग है दोनों तो फिर झगड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो वही देखो, तो यहाँ पर
बेसिकली सेट थ्योरी में क्या है, मान लो एक सेट है जिसमें 1 to 2 एलिमेंट है, और बी एक सेट है जिसमें 1 2 3 ये 3 एलिमेंट है। तो बोलो ये दोनों में तो कॉमन पॉइंट है, अगर इसको हम जोड़ना चाहे तो ड्रॉ के हिसाब से हम जोड़ के दिखाते हैं। तो एक सेट है जिसमें 1 2 है, ठीक है, और बी जो है जिसमें 1 2 3 है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखो ये ड्रॉ ऐसे कर सकते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये एक दूसरे में, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है, ये ओवरलैप हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन कनेक्शन था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये जो जगह है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग। ये कॉमन एलिमेंट है, ए 1 2 ए के अंदर भी है, और जो बी है उसके अंदर भी 1 2 है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया ये, लेकिन डिसजॉइंट नहीं हुआ, ये जॉइंट हुआ, ठीक है। अब हम ये समझाना चाहते हैं कि डिसजॉइंट क्या है। डिसजॉइंट का मतलब नो कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि ए में मान लो है 1 2, बी में मान लो है 3 4। अब इसको अगर जोड़ना चाहोगे, क्या जोड़ सकते हो? मतलब ड्रॉ करके सोच के देखो, मैंने ऐसे ए बना दिया जिसमें है 1 2 और बी में 3 4 है, क्या ये जुड़ेगा एक दूसरे पे? ओवरलैप होगा? नहीं होगा। तो बी को कैसे ड्रॉ करेंगे? अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट, ठीक है। जब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा तो वो डिसजॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये जुड़ नहीं सकते हैं आपस में, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट, ठीक है। ये याद रहेगा, ये आसान है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखो एम्प्टी सेट, नल सेट, या फिर वॉइड सेट। ये क्या होगा? इसमें कोई एलिमेंट नहीं रहता है ना? हाँ, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अच्छा, ये जो एम्प्टी सेट, नल या वॉइड, ठीक है, ये तीनों चीज का मतलब ही खाली होता है। एम्प्टी का मतलब तुम लोग को पता है, नल का मतलब भी खाली होता है, वॉइड वॉइड तुम लोग लॉ में पढ़ोगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अगर पढ़ा है तुम लोगों ने, ठीक है, इसके पहले, तो फिर वॉइड वाला सुने होंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वॉइड का मतलब ही जिसका कोई वैल्यू नहीं है, खाली, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेट को कैसे डिनोट किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, डिनोटेड बाई फाइव, ऐसा वाला, ये फाइव वाला साइन है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फाइव, PHI, फाइव बोलते हैं। जैसे थीटा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, वैसे फाइव का भी साइन होता है। ये हो गया फाइव। तो एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट को फाइव से डिनोट किया जाता है। अब इसमें लिखो ए सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, ठीक है। जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं नल सेट, मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अब नल सेट बोलो, वॉइड बोलो, एम्प्टी बोलो, एक ही बात है, तीनों के नाम एक ही है। उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम तुम लोग को एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुम लोग एक सेट बना के दो प्राइम नंबर का बिटवीन 32 एंड 36, देखो क्या नंबर आता है। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल हम ये बोल रहे हैं, लिखो सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब पता है? प्राइम नंबर का मतलब, हाँ, 31 आएगा। 31 तो नहीं बोला मैंने, 32 एंड 36, वही, इसीलिए तो इसका एग्जाम्पल नहीं आएगा। देखो, सेट ऑफ प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर सबको पता है, प्राइम नंबर का मतलब होता है जो नंबर 1 या उसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है, যেটাকে বাংলাতে বলে বোধহয় মৌলিক সংখ্যা, मौलिक संख्या, ठीक है। तो जो नंबर 1 या खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा, जैसे कि मान लो 5, ठीक है। 5 5 क्या होता है? 5 को कितने से डिवाइड कर सकते हो? 5 से कर सकते हो, 1 से कर सकते हो, किसी और डिजिट से करने जाओगे पॉइंट आ जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। 7, ये सब क्या हो गया? प्राइम नंबर। अब मैंने बोला है सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 32 एंड 36। 32 और 36 के बीच में क्या क्या प्राइम नंबर आएगा बताओ? 32 और 36 के बीच का मतलब इन दोनों के बीच में 32 के बाद क्या आता है? 33 आता है, उसके बाद 34, उसके बाद 35। मुझे एक चीज बोलो, क्या 33 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि वो 1 33 नहीं, के अलावा और किससे डिवाइड होगा? 11 से होता है, नहीं होगा प्राइम। 34 क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 17 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, और 134 से तो होता ही। हर एक नंबर अपने आप से और 1 से तो होगा ही होगा, लेकिन अगर किसी और से भी हो जाता है तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं कहलाता है। 35
5 से होगा, 7 से होगा, और क्या, ये दोनों से होगा, और 35 1 से तो होगा ही। तो फिर ये क्या होगा, ये सब नॉट प्राइम। मतलब अगर मुझे ऐसा कोई सेट बनाने बोले तो क्या उस सेट के अंदर कुछ डेटा हम लोग कलेक्ट कर पाए, नहीं कर पाए, इसीलिए इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका सेट का आंसर क्या होगा, नल या वॉइड सेट। अब इसको तुम लोग हाँ कैसे सर। लिखोगे, इसको लिखोगे कैसे, मतलब दिखाओगे कैसे कि ये नल सेट है, ऐसे दिखाओगे। देखो मान लो ए लिख दिया, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, और फिर इसको, या फिर इसको ऐसे 5 से भी डिनोट कर सकते हैं, कुछ नहीं लिखा, मतलब ए में तुम लोग लिखना चाहते थे कि 32 से 36 के अंदर क्या क्या प्राइम नंबर आएगा, लेकिन जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कोई प्राइम नंबर आया नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। यही बन गया हमारा एम्प्टी सेट। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जैसे कि मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, तुम लोग को ये बताना है ये कैसा सेट है, क्या ये एम्प्टी सेट है या फिर नहीं है, नहीं है तो इसको क्या बोलोगे, ये बताओ। हाँ बोलो, इनवैलिड है। अच्छा, और बोलो, जिसको जो भी समझ में आ। यहाँ मैंने क्या लिखा है, ए क्या है, ए डिनोट करने के लिए यूज किया है, दो सेकेंड ब्रैकेट यूज किया है, उसके अंदर मैंने कुछ लिखा है, क्या लिखा है, 5, ठीक है, ये है चीज। अब तुम लोग मुझे बताओ कि इसको तुम लोग क्या इंटरप्रेट करो। एक ऐसे, क्योंकि अभी मैंने सिखाया अगर कोई सेट वॉइड होगा तो उसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, इसके अंदर क्या है, कुछ लिखा हुआ है, तो वो तो साइन है, इसके अंदर हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज अ सेट कंटेन द एलिमेंट, जो कि कुछ ऐसे देखने में, कंटेन द एलिमेंट, अगर अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वो कभी एम्प्टी सेट नहीं कहलाता, ये हम लोग का क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। ये चीज जो है काफी बार हमें पूछता है, क्योंकि काफी ट्रिकी है ये वाला, ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रखो, अगर मेरा कुछ खाली दिख रहा है तो ही वो नल या वॉइड होता है, मेरा अगर कुछ खाली नहीं दिख रहा है तो वो नल या वॉइड नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ऐसा अभी हम तुम लोग को पहले ये देखो, ये 3 पॉइंट बता देते हैं तो याद रहेगा, जैसे कि ये, ठीक है, फिर कॉमा देके मैंने ऐसे लिखा, फिर ये एक लिखा, ठीक है। तो अगर मेरे पास सिर्फ 5 ऐसा डेटा है, सिर्फ 5 लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी इसको तुम सेट, लोग, नल सेट। हाँ मतलब हम लोग बोलेंगे इट इज अ साइन विच यूज टू डिनोट एम्प्टी सेट, ये बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो यूज्ड टू डिनोट एम्प्टी सेट, that is a set containing no element। अच्छा, अब इसको कैसे डिफाइन इट इज करें, अ सेट कंटेनिंग जीरो एज अ एलिमेंट। करेक्ट, मुझे सही आंसर मिला, तुम लोग बताओ इसका इंटरप्रिटेशन, इसका मुझे एक बार आंसर मिल गया है, लेकिन तुम लोग भी बताओ। ए सेट कंटेनिंग एलिमेंट जीरो, एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जीरो है। मैंने अभी क्या बोला, अगर मेरे पास ऐसा कोई सेट का रोस्टर फॉर्म है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है तो वह वही बताना पड़ेगा ना, तो लिखो इट इज ए सेट containing an element called जीरो, ठीक है, जिसको हम लोग जीरो बुलाते हैं, जीरो एलिमेंट कंटेन करता है। और इसको क्या बोलोगे, बोलो, बचपन से जानते हो ये क्या है, बोलो, बोलो ना क्या है? मतलब ये कोई सेट नहीं है, ठीक है, इसको बाकी तुम लोग जो बोलना चाहो बोलो, जैसे होल नंबर में भी जीरो इंक्लूड होता है, तो हम लोग सिर्फ नंबर बोल देते हैं, ठीक है, इंटीजर का भी पार्ट होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं नॉट सेट, ठीक है, ये कोई सेट का सिस्टम ही नहीं है, ये कोई सेट नहीं है, ओनली ए नंबर कॉल्ड जीरो, हम ऐसे लिख देते हैं, एक नंबर है जिसको हम लोग मैथ्स में क्या बुलाते हैं, जीरो, बस इतना बोलना है। और ये आगे जाके तुम लोग के एमसीक्यू में ये वाला मिलेगा, तब ये अगर समझ में आ गया है तो तुम लोग वहां भी आंसर दे सकोगे, सेम चीज ही मिले।
यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए सेट जिसके अंदर 3 एलिमेंट लिया मैंने 1 2 3। अब मेरा क्वेश्चन ये है फाइंड द सबसेट। इस सेट से कितने सारे सबसेट बन सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं फिर तुम लोग बाकी बनाना, ठीक है। जैसे मैंने एक सबसेट बनाने का सोचा, मैंने लिखा P और ऐसे 1 लिखा, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये वाला इसका सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि सबसेट क्या होता है, ऐसा एक सेट जिसका सारा एलिमेंट उसके सुपर सेट में कंटेन हो, तो 1 इसमें कंटेन होता है। ऐसे करके तुम लोग मुझे बताओ कि कितने सारे सेट बन सकते हैं। लिख लो आराम से, फिर मुझे बताओ कितने सारे बन सकते हैं। सिंगल में 1 होगा और सिंगल में जो होगा मैं वो 6 लिखोगे। हाँ बोलो कितना सारा? 6 6। 6 नहीं, थोड़ा ज्यादा होगा। 6 नहीं, थोड़ा सा ज्यादा होगा, 8 होगा, इतना बोल मैम। सकते 1 हैं। 2 3 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2। 3 1 3 2 नहीं, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अगर हम लोग 1 3 3 1 एक ही बात हो जाएगा। 8 होगा, 8। 4 ही हुआ, 7 हो रहा है। तो किसी का अगर 7 है तब भी ठीक है, क्योंकि 8वां वाला कुछ अलग है इसलिए नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? 7 तो सबका बनना चाहिए, 7 तो हाँ सबका मैम, बनना 7 चाहिए, 7। 7 सबका बनना चाहिए। सिंगल सिंगल लिखोगे, डबल डबल लिखोगे, फिर ट्रिपल लिखोगे तो 7 नहीं होगा। लिख के देखो, 7 नहीं हो रहा है वैसे। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं क्यू। 1 के बाद क्या लिखेंगे? 2। फिर मैंने लिख दिया आर, यहाँ पर लिख दिया मैंने 3, सिंगल सिंगल, ठीक है। फिर एस, ये मैंने रैंडमली अपने हिसाब से नाम दिया, तुम लोग पी क्यू आर नहीं देके कुछ और भी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंगल सिंगल हो गया। अब 1 2 लिखते हैं, ठीक है। और क्या होगा? 2 3 होगा, ठीक है। और क्या होगा? 1 1 3। और क्या होगा? 1 2। हाँ, फिर एक आएगा ये वाला, ये खाली, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं नल सेट, ठीक है। अभी सीखा नल सेट। अब ये नल सेट कहाँ से आ गया वो भी हम बताते हैं। पहले बोलो इसका डब्ल्यू ओ का हम हाँ बाद मैम, में नल बता। सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। हाँ, पहले बोलो ये समझ में आया यहां तक? क्योंकि देखो सिंगल तो मैंने बताया था, तुम लोग को दिमाग लगा के डबल और ट्रिपल वाला लिखना था। तो सिंगल में तो मेरा 3 हो ही जाता है, ये 3 तो सभी को लिखना चाहिए था। बाकी अगर नहीं भी होता है चलो मानते हैं, सिंगल तो सभी का होना चाहिए। मैंने 1 दिखाया तो तुम लोग 2 3 इतना तो लिख ही सकते हो। इसके बाद 1 2 और 2 3 1 3, लेकिन 1 3 लिखे हो, 3 1 लिखने से अलग सेट नहीं होगा। अभी आगे जाके पढ़ाएंगे, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे देखो वो कैसे समझोगे? अगर मुझे बोला सेट ऑफ वॉवल्स बनाओ, तो मैंने लिखा ए ई आई ओ यू, किसी ने लिखा ए आई ओ ई यू, तो क्या बदल गया? नहीं। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो वावल्स वावल्स ही होता है। अब कोई ए ई आई ओ यू लिखे या फिर ए आई ओ ई यू लिखे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर भी वही हुआ। अब एम्प्टी सेट क्यों आया? क्योंकि देखो 1 2 3 के बाद कुछ डिजिट नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? वो जगह क्या है? खाली है, ठीक है। तो वो खाली जगह को लेके भी हम लोगों ने क्या बना दिया, मतलब ये याद रखने का तरीका है। 1 2 3 के बाद यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ये जगह क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जो एम्प्टी स्पेस है उसको लेके हम लोगों ने एक एम्प्टी सेट बनाया। तो फिर हम लोग हमारा सबसेट का कंसेप्ट क्या है कि मेरा जो सबसेट है उसका जो एलिमेंट है वो मेरे सुपरसेट में होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ 1 इसमें है तो ये सबसेट बना, ये 2 है तो सबसेट बना, 3 सबसेट बना, 1 2 इसमें है तो ही सबसेट बना, 2 3 इसमें है तो सबसेट बना, 1 3 इसमें है तो ये सबसेट बना। 1 2 3 ये जो है, ये सारा एलिमेंट इसमें कवर अप हो रहा है तो ये भी सबसेट बन गया। और ये जो एम्प्टी जगह है वो भी यहाँ कंटेन हो रहा है तो ये भी हमारा सबसेट बन गया, ठीक है।
लेकिन इसमें से तुम लोग, अच्छा इसको हम थोड़ा डिफाइन कर दें याद रखने के लिए, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, इसमें लिख लो एनी एम्प्टी सेट, कोई भी अगर एम्प्टी सेट है, इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, कोई भी एम्प्टी सेट ऑलवेज किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है, क्योंकि किसी भी सेट में जितने एलिमेंट लिखा हुआ है तो बाद में तो वो एम्प्टी है, 1 2 3 के बाद एम्प्टी है। तो कोई भी सेट का 1 2 3 वा ए बी सी वा जो भी वा, कहीं ना कहीं जाके तो वो एम्प्टी होगा। तो वही कोई भी एम्प्टी सेट किसी भी सेट का क्या हो सकता है, सबसेट। तो अगर कभी भी हमें सबसेट लिखने बोला जाए तो जितना सबसेट बनेगा एलिमेंट से बना लो, और एक क्या लिखोगे, एम्प्टी सेट। ठीक है, अब इसमें से तुम लोग मुझे ये बताओ कि प्रॉपर सबसेट कितना सारा है और सबसेट कितना सारा है, जो कि अभी तुम लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था। इसमें से नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना है और नंबर ऑफ सबसेट कितना है। प्रॉपर सबसेट 6 होच्छे ना 7 होच्छे, 7 हो रहा है। प्रॉपर सबसेट कौन कौन सा है, P है, Q है, R है, S है, T है, U है। क्यों प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि यहाँ पर 1 के अलावा सुपरसेट के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है, 2 के अलावा सुपरसेट के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट 1 3 है, 3 के अलावा क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट 1 2 है, 1 2 के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है, 3 है, 2 3 के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है, 1 है। एक्स्ट्रा एलिमेंट रहेगा सुपरसेट के बाद तभी ना वो प्रॉपर सबसेट होगा। तो ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, 1 3 इसके अलावा 2 है। ये वाला क्या है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, और इसको भी मुझे क्या लेना है, क्यों, क्योंकि एम्प्टी के अलावा इसके पास 3 है ना, एम्प्टी के अलावा इसके पास 3 है, तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर, इससे एक फॉर्मूला बनेगा जिसपे काफी सारा एमसीक्यूज बनता है। तो लिखो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना बना, काउंट करके कितना देखा हम लोगों ने, 7। अच्छा नाम बताओ, तो अगर तुम लोगों ने मेरे जैसा ही लिखा है तो PQRSTU W, तुम लोग कुछ और नाम दियो तो वो लिख लो समझने के लिए, PQRSTU और W। ठीक है, तुम लोगों ने कोई और नाम दिया है तो उस हिसाब से लिख। नंबर ऑफ सबसेट, बोलो सबसेट कितना सारा है, मतलब जो ओनली सबसेट ही रह गया वो कितना सारा, सबसेट तो ये भी है लेकिन ओनली सबसेट रह गया वो कौन, कितने सारे, एक ही तो है, कौन, PQRSTU U। ठीक है, यू नहीं, भी ना, वी, हाँ वी। अच्छा, तो टोटल अगर मुझे पूछे, टोटल सबसेट, ठीक है, चाहे वो प्रॉपर हो चाहे वो ओनली सबसेट हो, टोटल सबसेट कितना बना, 8, जिसमें से 7 प्रॉपर है और एक प्रॉपर नहीं है, लेकिन है तो सभी सबसेट कैटेगरी। इसका तो बाइफर्केशन हो गया ना, सबसेट इज द मेन कैटेगरी, फिर उसका बाइफर्केशन प्रॉपर सबसेट और नॉट प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पर टोटल सबसेट इतना हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर इस सेट में कितने सारे एलिमेंट्स थे, मतलब काउंटिंग में बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने सारे थे ये सेट में, जो एक्चुअल मैंने एग्जांपल दिया 3। ठीक है, तो लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट 3। क्यों 3 लिख रहे पता है सबको, 1 2 3 3 है बोल के नहीं, 1 एक एलिमेंट, 2 दूसरा एलिमेंट, 3 तीसरा एलिमेंट, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हुआ 3। अगर यहाँ पर ऐसा होता 2 5 7 9, तो बोले इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 4। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग का 3 क्यों है, आई होप अब समझ में आ जाएगा अगर किसी को भी कंफ्यूजन था तो। अच्छा, अब यहाँ पर एक रूल्स होता है, लिखो ये फॉर्मूला, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज n, then number of total subset is 2 to the power n, 2 to the power n, और number of proper सबसेट इक्वल 2 to the power, हाँ 2 to the power n minus 1। ठीक है, अब इस चीज को तुम लोग ना अपने इस एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखो कि ये जो लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं।
नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ 3 है, मैंने यहाँ फॉर्मूले में क्या लिखवाया है, अगर कोई भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n होता है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। टोटल सबसेट होता है 2 टू दी पावर n। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल सेट किया था अभी, इसमें बोलो 2 टू दी पावर n का वैल्यू कितना लिखोगे इस क्वेश्चन के लिए? 2 टू दी पावर 3, n तो 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट कोई तो n बोल रहा है, तो कितना आंसर आएगा? तो टोटल सबसेट कितना आ गया? 8। अब पूछा है प्रॉपर सबसेट होता है 2 टू दी पावर n-1, तो कितना लिखोगे? 7। तो वो देखो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, पहले समझा फिर ही फॉर्मूला लिखा है। तो अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दे कि पूछे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ टोटल सबसेट, तो तुम लोग ऐसे बिना कैलकुलेट किए बिना लिखे कर सकते हो, ठीक है, मतलब इसको लिखने का जरूरत नहीं। और कभी कभी मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाएगा, तुम लोग कैसे पूछ लेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इतना है तो प्रॉपर सबसेट कितना होगा, मान लो n दे दिया है, फिर तुम लोग को फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ऑप्शन में, तो तुम लोग को क्या बोलना पड़ेगा? 2 टू दी पावर n। और अगर पूछा प्रॉपर सबसेट तो क्या बोलोगे? 2 टू दी पावर n-1, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखो सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट क्या होता है? लिखो सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट है तो उसे हम लोग सिंगल टोन सेट बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने ए के अंदर लिख लिया मान लो 9, तो ये क्या हो गया? एक ही एलिमेंट है तो ये सिंगल टोन सेट हो जाएगा। या फिर मैंने ऐसे लिखा बी के अंदर मान लो लिख लिया आर, तो ये भी क्या हो गया? सिंगल टोन सेट। कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हो गया कि अगर मेरा एक ही एलिमेंट है उसे हम लोग बोलेंगे सिंगल टोन सेट। ये भी आसानी, इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत वाला बात नहीं। अब पढ़ेंगे इक्वल सेट। अच्छा, अब यहाँ पर ये दोनों सेट को तुम लोग अभी तक अगर इक्वल सेट नहीं पढ़ते तो इन दोनों सेट को तुम लोग क्या बोलते हैं? सबसेट, सुपरसेट, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों में क्या है? एलिमेंट सेम है, इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है। तो लिखो ऑल एलिमेंट इन ए इज इन बी एंड reversely all element in B is in A, so equal set। सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट, ठीक है। अच्छा, अब इक्वल सेट के बाद लिखो इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्वल सेट के बाद हम लोग सीखेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा चलो थोड़ा चेंज करते हैं, 3 कॉमा, ठीक है। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है? 2। यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, 1 एंड 2, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, 3 एंड 4। इसको कैसे डिनोट करते हैं? एन ऑफ ए इक्वल टू, इसको रीड करते हैं एन ऑफ ए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एन ऑफ ए। यहाँ पर स्मॉल एन का यूज होगा, कैपिटल एन का यूज नहीं होगा। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एन ऑफ बी। ये भी कितना हो गया? 2। अच्छा, अब क्योंकि दोनों सेट में देखो
अच्छा पहले बोलो तो क्या ये इक्वल सेट है? नहीं। क्यों नहीं है बोलो? क्योंकि सेम एलिमेंट्स तो है नहीं। अच्छा सेम क्या एलिमेंट ये, नहीं है। हाँ क्या ये सबसेट है किसी एक दूसरे का? प्रॉपर सबसेट, सबसेट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? लेकिन ये इक्विवेलेंट सेट है। क्यों इक्विवेलेंट सेट है? क्योंकि नंबर दोनों ऑफ में, एलिमेंट सेम है। हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो लिखो इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट A and B is equivalent set as number of element are, number of elements are equal। तो इक्विवेलेंट होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, और इक्वल होने के लिए क्या होने चाहिए? सब कुछ एलिमेंट्स सेम है। बराबर। हाँ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अच्छा तो उसके हिसाब से इसके प्रीवियस वाला जो एग्जांपल था इक्वल सेट का, क्या वो इक्विवेलेंट भी होगा? हाँ क्योंकि इक्विवेलेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कितने सारे एलिमेंट है? हाँ दो। मैम होगा। हाँ होगा, ये भी दो है, तो ये इक्वल सेट भी है एज वेल एज इक्विवेलेंट भी है। समझ में आया? ठीक है, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में डिफरेंस। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे, तुम लोग मुझे बताओ। ए का वैल्यू मैंने लिया है ए कॉमा बी, ठीक है। बी का मैंने लिया है सी और डी। मुझे ये बताओ कि ये दोनों सेट का कौन, ये दोनों सेट इक्वल सेट है या इक्विवेलेंट है? क्या है ये बताओ। इक्वल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख, इक्विवेलेंट है। हाँ इक्वल सेट जो है नॉट एन इक्वल सेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं है? एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। और इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्यों है? इसको क्या लिखोगे? नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर, एलिमेंट इज सेम। हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। अब ये दोबारा क्यों मैंने बोला, इससे हमें ना एक कंक्लूजन बताना है, ठीक है। तो क्या हम लोग इसके बदले ऐसा लिख सकते हैं? लिखो फिर हम समझाएंगे क्या है। एवरी इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट, बट एवरी, Equivalent set is every equivalent set is not an equal set. हाँ every equivalent set are not always equal set। देखो मैंने लिखा है कि एवरी इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, बोल रहा है अगर कोई सेट इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट होगा ही होगा। क्योंकि नॉर्मल बात है, देखो अगर कोई भी दो सेट इक्वल सेट है, अब वो इक्वल क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें इक्वल वैल्यूज भी है, साथ ही साथ इक्वल नंबर होगा तभी ना इक्वल वैल्यूज होगा। अगर यहाँ पर ए बी के साथ मैंने यहाँ लिख दिया होता एफ और यहाँ पर सी डी है, तो क्या वो इक्वल सेट होता? नहीं। कोई भी सेट इक्वल तब होता है जब उसमें एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, लेकिन एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि कोई भी इक्वल सेट हो वो इक्विवेलेंट जरूर होगा, लेकिन इक्विवेलेंट होने से ही इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं। जैसे कि ये एग्जांपल, ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल है नहीं है। लेकिन ये हम लोग का इक्विवेलेंट है। देखो एग्जांपल के तौर पे ये मेरा कैसा सेट आया? इक्विवेलेंट, ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं था। सेम एग्जांपल मैंने यहां पर भी लगाया, देखो ये क्या है? इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। और ये क्या है? इक्वल भी है इक्विवेलेंट भी है। तो इक्विवेलेंट देखो, ये भी इक्विवेलेंट, ये भी इक्विवेलेंट, ये भी इक्विवेलेंट, लेकिन सिर्फ ये निकला इक्वल, ठीक है। तो किसी सेट को इक्वल होने के लिए
हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि दोनों में सेम एलिमेंट है कि नहीं, तो सेम एलिमेंट्स का मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑटोमेटिकली वो फीचर्स ऐड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम 1 2 3 में यहाँ 3 लगा देते हैं मान लो, या फिर 5 लगा दिया, तो इसका तो इक्वल वाला प्रॉपर्टी खत्म, तो ये इक्वल भी ना रहे ना तो वो इक्विवेलेंट रहे। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देके मैं डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट, every equal set are equivalent set, but every equivalent set are not equal set। क्लियर है यहां तक सबको? अच्छा, अब यूनिवर्सल सेट लिखो। यूनिवर्सल सेट, नॉर्मली यूनिवर्सल सेट को एस, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, कभी कभार यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, एस से मैंने कर दिया, यू से भी कभी कभार करते हैं। जैसे मैंने अगर ऐसे मान लो तुम लोग के पास कोई एग्जांपल है, सेट को एस से डिनोट किया गया, लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये मैंने नॉर्मल एग्जांपल दिया है। तो ये एस देख के हमें क्या समझना है, ये हम लोग का क्या सेट है, यूनिवर्सल सेट। मतलब अब अगर मुझे कोई एलिमेंट दिया जाएगा वो इसी के अंदर ही होगा। ठीक है, और अगर इससे बाहर होगा तो उसे क्या बोलते हैं वो भी देखो। अब मैंने लिखा P और ये लिख दिया 1 2। अब इस चीज को अगर ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे बोलो? तो अभी मैंने सिखाया था यूनिवर्सल सेट को कैसे दिखाते हैं, स्क्वायर बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये स्क्वायर बॉक्स हो गया। अब इसके अंदर कितने सारे एलिमेंट है बोलो? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब P क्या है, इसी के अंदर बिलोंग कर रहा है। P में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2, तो ये, ठीक है, और ये मेरा S, ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर P 1 2 ये वाला सेट है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर सीखना क्या है, अब हमें सीखना है कि P कंप्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? एस मतलब यूनिवर्सल से पूरे यूनिवर्स में मान लो बस 5 ही नंबर है, 1 2 3 4, ये वाले क्वेश्चन के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरे यूनिवर्स में सच में 5 नंबर है, ऐसा थोड़ी होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए इसमें से 5 नंबर है। ठीक है, अच्छा अब P में 1 2 है, अगर मुझे पूछे कि बताओ P कंप्लीमेंट क्या होता है, P टू द पावर C और P डैश और एस माइनस पी, और इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, एस और ऐसे करके पी, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ पी। कंप्लीमेंट ऑफ पी, ठीक है, इस चीज को बोला जाता है कंप्लीमेंट ऑफ पी। कंप्लीमेंट ऑफ पी को कितने तरीके से डिनोट किया जाता है, पी टू दी पावर सी, मतलब पी का कंप्लीमेंट, सी फॉर कंप्लीमेंट, पी डैश एस माइनस पी, एस माइनस, इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है। तो इतने तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब कंप्लीमेंट ऑफ पी का मतलब क्या होता है पता है, जो यूनिवर्स में है लेकिन पी के पास नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हम हैं, जो एस में पी है वो का, पी में नहीं है। हाँ जो यूनिवर्स में है बट पी में नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी कंप्लीमेंट। तो मुझे बताओ कि पी कंप्लीमेंट का आंसर क्या? 3 4 5। 3 4 5। अभी मैंने क्या बोला, जो यूनिवर्स में है लेकिन बेचारे पी के पास नहीं है। मतलब दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे पास नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं है नहीं है। ठीक है, वही पी भी बोल रहे हैं मेरे पास क्या नहीं है, लेकिन यूनिवर्स में तो है ना 3 4 5। ठीक है, तो याद रहेगा। तो यहाँ पर लिखो पी कंप्लीमेंट का आंसर क्या लिखोगे तुम लोग, फिर ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिखना 3 4 5। ठीक है, पी कंप्लीमेंट, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट बट नॉट बिलोंग्स टू पी। ये आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने। अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट के केस में ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि पी एक ऐसा सेट है जिसमें यूनिवर्स से इंक्लूडेड बस 2 ही नंबर है, 3 4 5 नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जो है पी कंप्लीमेंट। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है डेटा, मैंने जो एग्जांपल लिया उसके हिसाब से तुम लोग को आंसर लिखना है। अच्छा मुझे एक चीज बोलोगे कि पी और एस में अगर रिलेशन देखे तो क्या, कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट होगा? अभी तक कितने सारे सेट हम लोगों ने पढ़ लिए, बोलो। पी इज अ सबसेट ऑफ एस, अभी तक हम लोगों ने वही तो देखा ना, क्योंकि पी में जितने भी एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ पी कंटेन इन एस। और क्या सिर्फ सबसेट है?
प्रॉपर सबसेट। क्यों? क्योंकि एस के प्रॉपर पास सबसेट। प्रॉपर सबसेट, एस के पास एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए जो पी में नहीं है, लेकिन एस के पास एक क्या 3 ऐसा एलिमेंट है, 3 4 5, जो कि पी के पास नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं, लिखो पी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एस, देन पी कंप्लीमेंट मीन्स एलिमेंट exist in universal set S but not in P। हम समझाते हैं क्या लिखा है। देखो मैंने क्या लिखा है, P इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ S, जो अभी तुम लोगों ने खुद ही बोला कि P जो है वो प्रॉपर सबसेट है S का। क्यों है? क्योंकि P में था 1 2 और S में था 1 2 3 4 5, तो S के पास 3 4 5 ऐसा 3 एलिमेंट है जो उसके सबसेट P के पास नहीं है। तो अगर हम लोग P कंप्लीमेंट निकालते हैं, अब मैंने पहले सिखाया है कि P कंप्लीमेंट क्या होता है। P कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, वो सारा एलिमेंट जो यूनिवर्स में था बट P के पास नहीं था। तो P कंप्लीमेंट मींस एलिमेंट एग्जिस्ट इन यूनिवर्सल सेट S बट नॉट इन P। तो इससे रिवर्सली हम लोग ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट और उसके अंदर कोई सेट और उसका कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट क्या होता है वो भी हम लोगों ने सीखा, और इससे हम लोग ये भी बोल सकते हैं P इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ S, एंड P कंप्लीमेंट से हम लोग ये बोल सकते हैं क्यों वो प्रॉपर सबसेट हुआ, क्योंकि उसमें 3 4 5 ऐसा 3 एलिमेंट था जो कि P में कंटेंट नहीं था, तो इसीलिए तो P कंप्लीमेंट बना। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या P कंप्लीमेंट बन पाता? नहीं बन पाता। ठीक है, अब लिखो सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर नॉट मैटर इन सेट। ये अभी मैंने तुम लोग को बोला भी था, जैसे मैंने बोला सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है, अभी सिखाया था, तुम लोग उसी एग्जाम्पल को लिख सकते हो। ए अगर हम लिखते हैं AEIOU, तो भी जो मीनिंग क्रिएट होता है, अगर हम ऐसा लिख देते हैं OEIA और क्या बच गया U, ठीक है, तो दोनों बात क्या है, सेम है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ये भी जितना सेट ऑफ वॉवेल्स बता रहा है ये भी उतना ही सेट ऑफ वॉवेल्स को ही डिनोट कर रहा है। ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। ऑर्डर मैटर मतलब ये तो कोई अलग सेट नहीं बना, ऑर्डर मैटर नहीं करता। और एक चीज सीखना है, रिपीटेशन इज मीनिंगलेस। लिखो रिपीटेशन मीनिंगलेस होता है कैसे, जैसे कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, तुम लोग मुझे बताना कैसे सेट लिखोगे। मैंने लिखा फॉलो, ठीक है, ये मैंने एक वर्ड लिया फॉलो, ठीक है, अब लिखना है राइट द कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड फॉलो। तो कलेक्शन मतलब ही तो क्या हो गया, सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या बोला है, फॉलो जो वर्ड है उसमें जितने सारे लेटर है उसके कलेक्शन को एक जगह दिखाओ, मतलब बेसिकली सेट फॉर्म में लिखो। कौन से फॉर्म में लिखोगे, रोस्टर वाले में लिखोगे, ठीक है। तो लिख के मुझे बताओ क्या लिखो। FOLW। FOLW मतलब पहले तुम लोग कोई भी एक कैपिटल लेटर लो अपने मन से सेट को डिनोट करने के लिए, ABCD जो लेना है लो, फिर इक्वल लगाओ, फिर ये ब्रैकेट देना है, और उसमें हमें ये फॉलो वर्ड को लिखने के लिए जितने भी लेटर यूज हुए उसको लिखना है। तो फॉलो के लिए पहले क्या यूज हुआ है F, उसके बाद क्या यूज हुआ है O, कॉमा कॉमा क्यों देंगे, क्योंकि मुझे लेटर का कलेक्शन बोला है, तो F एक सिंगल लेटर कॉमा देना जरूरी है, क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। अगर तुम लोग को याद है तो मैंने पहले ही बोला था ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, डिस्टिंक्ट। तो हम अगर लिखते हैं FOL, फिर मान लो मैंने कॉमा देके L लिखा, फिर O लिखा, फिर W लिखा, ये नहीं होगा।
क्योंकि पहले ही मैंने लिखा हुआ है, देखो आज जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अगर तुम लोगों ने नोट डाउन किया है तो तुम लोग को भी मिल जाएगा। देखो क्या लिखा था मैंने, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर हम 2 बार एल 2 बार ओ ये लिखते हैं तो कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हुआ नहीं, तो फिर वो तो हमारे जो डेफिनेशन है उसी को जो है नहीं मान रहा है, तो फिर नहीं होगा। तो फिर हमें क्या लिखना है, कैसे लिखोगे बोलो? एफ लिखोगे, ओ लिखोगे, एल लिखोगे और डब्ल्यू लिखोगे, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और सभी स्मॉल लेटर में अंदर लिखना है, कोई भी कैपिटल लेटर अंदर नहीं जाएगा। अगर हम इसको कैपिटल में भी दे देते ना, जैसे मैंने यहाँ देखो कैपिटल में एफ लिखा है, लेकिन अंदर तुम लोग को क्या लिखना है, स्मॉल लेटर में ही लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना। ये समझ में आया रिपीटेशन का मतलब? क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए अंदर, सिमिलर ऑब्जेक्ट तो होने नहीं चाहिए। तो एफ ओ 2 बार एल लिख के क्या करो, मत लिखो, ठीक है। और ये एफ ओ एल डब्ल्यू लिखो, डब्ल्यू ओ एफ एल लिखो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखो सेट का ऑपरेशंस। फिलहाल 2 ही बताते हैं, एक होता है इंटरसेक्शन, एक होता है यूनियन। यूनियन, इंटरसेक्शन का जो साइन यूज होता है वो है उल्टा यू, ठीक है। और यूनियन के लिए सीधा यू, मतलब कैपिटल वाला, ठीक है। उल्टा यू और सीधा यू, ये जो है इसका मतलब होता है कॉमन। कॉमन एलिमेंट और यूनियन मतलब सब कुछ, ए और बी जो हाँ जितना भी है। हाँ, ओवरऑल कॉमन इन सेट, कॉमन एलिमेंट इन सेट, ऐसे लिखो, मैंने कॉमन इन लिख दिया, कॉमन एलिमेंट इन सेट। और इसमें लिखो टोटल ऑफ सेट, टोटल ऑफ सेट कॉमा देके कॉमन एलिमेंट टेकन एट ए टाइम, कॉमन एलिमेंट टेकन एट ए टाइम। अच्छा देखो, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तुम लोग बताना, ठीक है। 1,2 2 3 4, ठीक है। अब ये एग्जांपल पे तुम लोग 2 ऑपरेशंस करके बताओ, इंटरसेक्शन और यूनियन, ठीक है। तो कैसे लिखोगे हम एक बार बताते, ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें क्या क्या एलिमेंट हम आएगा ए मुझे लिखना है। इंटरसेक्शन बी 2 हाँ, और और यूनियन 1 2 3 4। हाँ, ए यूनियन बी ये तुम लोग को लिखना है, ठीक है। अब कैसे लिखोगे, पढ़ के देखो मैंने क्या लिखा है, कॉमन एलिमेंट इन सेट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी करने का मतलब ए बी का कॉमन एलिमेंट लिखना है, और ए यूनियन बी करने का मतलब सारे एलिमेंट को मिला के लिखना है, ऐड बैड नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ लिखना है एलिमेंट वाइज, लेकिन कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। तो मैंने समझा दिया, तो ट्राई करो एक बार, कुछ ना कुछ आंसर तो जरूर आएगा। तुम लोग ये लैंग्वेज पे ध्यान दो, हो जाए, सभी का होगा, आसान। ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, पहले वाले केस में बोलो, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2, तो बस 2 लिखो ना, एक ही जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, एक होगा तो एक ही लिखेंगे ना। अगर एक कॉमन एक लिखोगे, 2 होगा 2 लिखोगे। हाँ, ये मेरा जगह थोड़ा तुम लोग को लग रहा होगा कितना सारा चीज लिखना है, ऐसा शायद तुम लोग सोच सकते हो, ठीक है। और ए यूनियन बी बोला है कि टोटल ऑफ सेट दोनों का। अब यूनियन के लिए तो 2 चीज चाहिए ना, ठीक है। तो टोटल 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जब हम लोग यूनियन कर रहे हैं या कॉमन ढूंढ रहे हैं, मिनिमम तो 2 सेट मुझे चाहिए। तो टोटल ऑफ सेट कॉमन एलिमेंट टेकन एट ए टाइम, तो बोलो क्या आंसर लिखो, बोलो क्या लिख सकते हो। 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, पहले ये लिख लिया। अब यहां से 2 है तो अभी मैंने क्या लिखा, कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, तो 3 4 सिंपल ये लिखना है। तो टोटल ऑफ सेट हो गया दोनों मिला के, 1 2 3 4, दोनों में टोटल जितने एलिमेंट है सारे मैंने लिख दिए, लेकिन कॉमन जो था उसको एक ही बार लिखना है, 2 2 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। समझ में आया कैसे करके हम लोग इंटरसेक्शन और यूनियन कर सकते हैं।
ठीक है, और एक लिखो पावर सेट, पावर सेट द collection of all possible subset of a set is called power set, denoted by P of A. ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मैंने एक सेट लिया है ए जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। तुम लोग को इसका पावर सेट बनाना है। तुम लोग कैसे बनाओगे, बना सकते हो, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, लिखा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जब 2 टू दी पावर n और 2 टू दी पावर n-1 वाला फॉर्मूला सीखा, वहां पर सीखा था एक सेट का कितना सारा सबसेट हो सकता है, कैसे बना सकते हैं। तो वही बनाओ। बनाने से तुम लोग के पास उस आंसर को क्या बोलोगे, पावर सेट, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, पी ऑफ ए। पावर सेट का मतलब क्या है कि एक सेट का जितना सारा सबसेट हो सकता है वो सबको जब एक जगह लिखोगे तो उसी को क्या बोलोगे, पावर सेट। अब कैसे लिखोगे मैंने बोल भी दिया, कहाँ है देखना, तुम लोग का काम है। 2 टू दी पावर n 2 टू दी पावर n-1 वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया, वहां पर देखने से ही समझ में आ जाएगा क्या लिखना। देखो पेज पलटो, और अगर याद है तो ऐसे ही लिखो। शायद यही एग्जाम्पल भी था, ये एग्जाम्पल लिया था ना 2 टू दी पावर n में, तो फिर वहां देखोगे तो देख देख के ही लिख दोगे, मतलब वही लिखना है और क्या। इस सेट का जितना सबसेट है वो लिखना है, उसको जब एक जगह लिखोगे वही पावर सेट हो जाएगा। तो कितना सारा सबसेट होगा, 8। ठीक है, क्या क्या होगा बोलो, अभी थोड़ी देर पहले तो सीखा है। सिंगल 1 लिखोगे, कॉमा 1 2 3 1 2 2 3 1 3 हाँ, 1 सेम 2 3 एग्जाम्पल भी नल दिया सेट। हमने। हाँ 1 2 3, अच्छा 1 2, उसके बाद 1 3, उसके बाद 2 3, उसके बाद 1 2 3, और एक क्या आएगा, एम्प्टी नल या सेट। नल से। अभी यही तो सिखाया था थोड़ी देर पहले। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग सारे पॉसिबल सेट को एक जगह कलेक्ट करें, मतलब उसको भी देखो मैंने सेट के अंदर लिखा है, समझ में आ रहा है क्यों ये पावर सेट है। तो ये अलग से सीखना क्यों पड़ा, जब सारे सबसेट को, अब सबसेट को कैसे लिखोगे, ऐसे ही रोस्टर फॉर्म में सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। अब इसको भी जब कलेक्ट कर लोगे एक जगह पे, तो फिर उसको भी क्या करोगे, सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। तो ये जो पूरी कलेक्शन है इसका नाम क्या दिया गया है, पावर सेट। समझ में आया, पावर सेट कुछ अलग नहीं है। जब इसको हम लोग एक ही जगह पे लिखेंगे तो उसको हम लोग बोल देंगे पावर सेट। अच्छा, अब ये वाला बताओ, एक्सरसाइज 7 है। हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया, आराम से एक्सरसाइज 7A हम लोग कर सकते बी हैं। बी आंसर आ गया है, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट, इस सेट का कितना सारा सबसेट बन सकता है ये तुम लोग को बताना है। बोलो सही आंसर। 8। अभी तो सिखाया था कि अगर किसी सेट में जितने सारे एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट कितना सारा है, 3। और अगर मुझे टोटल सबसेट बताना है तो क्या करेंगे, 2 टू दी पावर n, तो कितना आंसर आएगा, 8। ठीक है, अगर किसी को ऐसा नहीं बनता है तो लिखना पड़ेगा, फिर 2, फिर क्या लिखोगे 3, फिर क्या लिखोगे 5, फिर क्या लिखोगे 2 3, फिर क्या लिखोगे 3 5, फिर क्या लिखोगे 2 5, फिर क्या लिखोगे 2 3 5, और क्या लिखोगे एम्प्टी सेट 1 2 3 4 5 6 7। अभी तो सीख, लेकिन फॉर्मूला क्यों याद रखना है,
थोड़ी ना एमसीक्यू के लिए हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम लोग लिख लिख के देखें, ठीक है। ये तो 3 था, 3 से ज्यादा होता तो और भी टाइम लगेगा। तो फॉर्मूला याद रखना है, फिलहाल देख देख के बताओ, अभी अभी तो सीखा है, प्रैक्टिस से ही याद होगा, घर पे जाके अलग से करने का कोई जरूरत नहीं है। 2 to the power 3 कितना हो गया, 8। ऑप्शन हम लोग का क्या आ गया, बी, ठीक है। सेकेंड 2 का बोलो, द 8 नम अच्छा ए। अच्छा ठीक है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, बोलो क्या आंसर है। अभी तो सिखाया, अभी तो बोला 2 to the power n, उससे ये आंसर आया। और यहाँ पर मैंने बोला था ना डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा। देखो अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो उसमें कितने सबसेट होंगे, 2 to the power n, उसी बेसिस पे तो अभी इसका आंसर दिया। तो दोनों तो हमारे सीखने के लिए, याद रखने के लिए लगातार 2 क्वेश्चन अच्छा ही आराम से याद रख सकते हो। तो आंसर हो जाएगा a 2 to the power n, ठीक है। थर्ड नंबर 3 सी, द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट होता है, 5। तो इसमें 5 कौन सा दिख रहा है, सी। ये नहीं बोल दो क्योंकि ये क्या है, अभी सिखाया था, एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है 5। ये क्या है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, 0। मतलब 0 देखने से बहुत से लोग सोचते हैं नल, बट सेट में वैसा नहीं होता है। सेट में सेट के अंदर कुछ नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट। वैसे मैथ्स में 0 का वैल्यू क्या होता है, वाइड या नल ही होता है, लेकिन सेट में तो वैसा कंसिडर नहीं होगा। तो ये हम लोग का आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। ये सारी चीज मैंने इसलिए अलग से लिखवाए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ नंबर ए। में देखो, ए दे दिया है, बी दे दिया है, ए इंटरसेक्शन बी, अभी सिखाया इंटरसेक्शन, फिर से बोलते हैं कॉमन एलिमेंट। बोलो क्या आंसर है, ठीक है। ए। चलो बाकी लोग भी बोलो, मुझे ए आंसर आ रहा है, ठीक है, और भी बोलो। हाँ ए होगा, क्यों होगा बोलो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन तो मैंने अभी बोला कॉमन, तो दोनों सेट में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या तुम लोग, 2 3 5 7, इधर 4 6 8 10, क्या कुछ कॉमन है, नहीं है, तो फिर क्या होगा, कौन सा आंसर होगा, ये वाला देना है। ये देने से भी गलत, ये देने से भी नहीं चलेगा, तो हमें क्या देना पड़ेगा, ए, ये वाला ऑप्शन ए, ठीक है। और फिफ्थ नंबर, सी। फिफ्थ नंबर अच्छा ठीक है, चलो मुझे सी आंसर आ रहा है, बाकी लोग भी ट्राई करो, फिर देखते हैं सी सही है नहीं है, ठीक है। बोला एक सेट है, एक सच दैट, ठीक है, मैंने ऐसे स्लैश दिखाए थे, इन्होंने सीधा रखा है, चलेगा, ठीक है, दोनों ही चलता है। तो एक सच दैट 0 <x <5 रिप्रेजेंट द सेट व्हेन x में टेकन इंटीग्रल, मतलब इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या हो, बी, अच्छा चलो और बताओ। मैम बी होगा, बी। करेक्ट है, बी होगा, क्योंकि मेरा x का वैल्यू क्या है, 5 से कम, और x हम का लेस वैल्यू देन और 0 इक्वल टू से समझ लिए थे। हाँ, अगर लेस देन इक्वल होता तो फिर ये आंसर होगा, सी फिर नहीं होगा, क्या होगा आंसर, बी होगा। क्योंकि मेरा x का वैल्यू क्या क्या है, 0 से ज्यादा मतलब 1, उसके बाद क्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या 4, 5 तक तो नहीं जा सकते ना क्योंकि लेस देन 5 बोला है, तो 1 2 3 4, तो कहाँ है 1 2 3 4, ऑप्शन बी में है, तो लिखो 1 2 3 4, मतलब ऑप्शन बी, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है। सिक्स्थ नंबर, द सेट कैन बी रिटन एज, मतलब ये एक सेट दे दिया है, इसको यहाँ पर कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है बोलो तो, सेट बिल्डर फॉर्म में, जहां पर सच दैट का साइन यूज होता है। कौन सा सच दैट का लिखा हुआ सही हो रहा है इस सेट के साथ, तुम लोग को थोड़ा सा सोच के बताना। अच्छा सी आंसर आ रहा है, और बाकी लोगों भी बोलो मुझे क्या होगा सही आंसर। ए, ए और सी, और बोलो। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मेरा यहाँ पर दिया हुआ है 2x सच दैट 0 मैम लेस सी। देन x, सी, अच्छा चलो सी का और एक आंसर आए। देखो यहाँ पर अगर हम a को दिखाते हैं तो यहाँ 0 लेस देन x लेस देन 5 का मतलब x का वैल्यू क्या क्या होगा, 1 2 3 और 4। अब मुझे निकालना है क्या 2x, तो 2x क्या क्या होगा,
1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 4 इंटू 2 8। लेकिन मेरे यहाँ पर क्या है, 2 4 6 8 के साथ साथ क्या है, 10 भी है 0 भी है। तो ए लिखने से तो मेरा 2 एलिमेंट नहीं मिला, तो फिर ए तो मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऐसे करके तुम लोग बी पे ट्राई करके देखो, अभी सिखाया ना मैंने कैसे करना है। बी पे ट्राई करो तो बताओ मेरे साथ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4, बस इतना ही होगा। और मुझे यहाँ x निकालना है, यहाँ x निकालना है, तो x तो यही आएगा। मतलब मेरा सेट क्या बनना चाहिए, 1 2 3 4, लेकिन बना हुआ क्या है 0 2 4 6 8 10, तो ये भी नहीं होगा। अब इस पे चलो, ये सही आंसर है। बोला है 0 लेस देन इक्वल x, x लेस देन इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू क्या क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। मुझे क्या निकालना है, 2x, तो 2x निकालो, क्या आता है, 0 इंटू 2, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2, 5 इंटू 2। मैच हुआ, तो जिससे मैच होगा वही मेरा सही आंसर है। और अगर किसी से भी मैच नहीं होगा तो आंसर दे दो नन ऑफ दिस, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होगा, C 2x सच दैट 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 5। बेसिकली सबको लगता है कि सेट थ्योरी टफ है, लेकिन इससे आसान मतलब बिना कैलकुलेशंस के सिर्फ तुम लोग को बेसिक सेंस लगाना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कुछ मैथ्स का दिमाग लगाना ही नहीं। अगर नॉर्मल लॉजिक लगाओगे तो ही आंसर कर पाओगे। हाँ, थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि लेस देन क्या होता है, लेस देन इक्वल क्या होता है, आराम से कर पाओ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरा C 2x सच दैट, सेवेंथ नंबर यहाँ पर बोला है कार्डिनल नंबर बी ऑफ P इंटरसेक्शन Q। कौन सा, बी बी, अच्छा ठीक है, देखते हैं। देखो बोला है कि ये 7 8 9 10 एक ही क्वेश्चन से हो जाएगा। P में ये एलिमेंट दिया हुआ है, Q में ये एलिमेंट दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट में ये दिया हुआ है। पूछा है कार्डिनल नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q। तो कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। जो तुम लोगों ने एन ऑफ ए सीखा ना वही वाला। तो सबसे पहले तुम लोग P इंटरसेक्शन Q निकालो, ये डेटा देख के बोलो P और Q में कॉमन क्या क्या है, पहले वो निकालो। हाँ, तो ये देखो हम यहाँ पर लिख दे, एक बार तुम लोग को समझ में आ जाएगा फिर। देखो P में दिया हुआ है हम लोगों का 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 और 7, ठीक है। और Q में दिया हुआ है 1 3 6 10 15, 1 3 6 10 और 15, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो 7th नंबर का है उसमें पूछा है P इंटरसेक्शन Q का कार्डिनल नंबर, मतलब n ऑफ P इंटरसेक्शन Q। तो पहले P इंटरसेक्शन Q बनाओ तो n भी मिल जाएगा। P इंटरसेक्शन Q में क्या क्या लिखोगे, 1 और 3, तो n ऑफ P इंटरसेक्शन Q क्या होगा, 2, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बी में 2 था इसीलिए मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। समझ में आया, आसान है, इससे आसान कुछ नहीं होता है। अच्छा, फिर बोला है कार्डिनल नंबर ऑफ P यूनियन Q। तो P यूनियन Q बनाओ और बोलो कार्डिनल नंबर क्या होगा। P यूनियन Q बनाओ और बोलो कार्डिनल नंबर क्या होगा। 8। 8, सही है, 8, ठीक है। P यूनियन Q में क्या क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 3 5 6 7 10 15, तो कितना आंसर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। अच्छा, एन ऑफ P कंप्लीमेंट, मतलब P कंप्लीमेंट निकालना है पहले हम लोगों को, और उसमें काउंट करके बताना है कितना सारा एलिमेंट है, तभी एन ऑफ P कंप्लीमेंट आएगा। तो P कंप्लीमेंट के लिए तुम लोग को क्या चाहिए, यूनिवर्सल सेट। तभी तो तुम लोग ढूंढोगे कि भाई यूनिवर्स में है लेकिन P के पास नहीं है। तो यूनिवर्स में क्या क्या है, ये है, इसमें से कितने सारे ऐसे एलिमेंट है जो P के पास नहीं है, वही तो P कंप्लीमेंट होगा। तो यहां से देख के ही बताओ कौन कौन से एलिमेंट है जो P कंप्लीमेंट में जाए।
2 to 10 मैम 10। अच्छा तुम लोग नंबर बता रहे हो, आंसर बता रहे हो 10। अच्छा ठीक है, आंसर 10 बता रहे हो, करेक्ट है। पहले मुझे थोड़ा सा ये भी बता दो क्या क्या ऐसा नंबर होगा जो यूनिवर्स में लेकिन पी के पास नहीं है। 4 6 7 नहीं 7 तो है, हाँ 4 4 6 8 9 6 10 11 12 13 14 15। ये पूरा ठीक है। 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 लिख लो, नहीं तो बाद में याद नहीं रहेगा। क्या क्या है? 4 6 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, तो एन ऑफ पी कंप्लीमेंट कितना होगा? कितना काउंट किए थे तुम? 10। 10 हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड लास्ट आज का एन ऑफ क्यू कंप्लीमेंट बताओ। पहले बोलो क्यू कंप्लीमेंट में क्या क्या आ रहा है, फिर हम लोग लिखेंगे एन ऑफ क्यू कंप्लीमेंट। बोलो क्यू कंप्लीमेंट में कौन कौन आ रहा है, बोलो। 1 3 6 10 15 के अलावा सभी आएगा। 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा। तो फिर कौन कौन आएगा? 2 4 5 7 8 9 लिखो। 2 4 5 7 8 9 और क्या है? 11 12 13 14। 11 12 13 14। एन ऑफ क्यू कंप्लीमेंट बोलो क्या होगा? ये भी 10 हो रहा है। 10 होगा तो ऑप्शन मेरा ये बी था, और ये 9 वाला ऑप्शन मेरा ए था, और 8 वाला ऑप्शन मेरा सी था। ठीक है, तो देखो ये तो 1 2 के बच्चे को भी बोलने से देख देख के ही बताना, ये कुछ है नहीं। मतलब एक बार अगर समझ में आ जाए क्या कंसेप्ट है, तो इसमें मैथ्स वाला कोई झमेला है नहीं। जिनको मैथ्स से डर लगता है उनके लिए सेट थ्योरी मुझे लगता है आसान है, क्योंकि हाँ लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा अलग टाइप है। कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो कैसे सीखोगे? सीखने के लिए दिमाग का जरूरत नहीं, दिमाग का क्या जरूरत है, मेहनत और पेशेंस ही बड़ा होता है। ठीक है चलो आज इतना ही, बाय। मैम लास्ट है एक।